कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। कुछ सप्ताह बीतने के बाद बुआ बड़े ही प्रसन्न मन से सन्यासी जी से मतलब अपने पति से बोलती हैं कि देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का रिश्ता भागीरथी के यहाँ हुआ है और वह यह बात बताते हुए बहुत खुश थी। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह मतलब शादी कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी हैं तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। पुलकित मतलब खुश होकर वह हंस पड़ती है, ऐसा बताते हुए कि देवर जी के बाद तो अब उनके यहाँ कोई भी रिश्तेदार संबंध नहीं रहे। देवर जी उनके गुजर चुके हैं और रिश्ते में वे उनके समधी हैं, तो वे तो ज़रूर बुलाएंगे। ऐसा सोचकर कहते हुए वे बहुत खुश होती है और हंस पड़ती है। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थे। सन्यासी जी ने इन सारी बातों का जवाब कुछ नहीं दिया। वे मौन रहे, चुप रहे। सोमा बुआ समझ गई कि उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वे इन सब बातों को ध्यान में न रखते हुए खुश थी। इधर उधर जाकर सोमा बुआ विवाह की खबरों को सुनती और आखिर एक दिन उन्हें सुनने में आया कि उनके समधी यहाँ आ गए हैं और ज़ोर शोर से शादियों की तैयारियाँ हो रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। सोमा बुआ कहती हैं कि सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी और खूब रौनक होगी, क्योंकि दोनों ही परिवार क्या हैं, पैसे वाले हैं। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा भी आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। सोमा बुआ कहती है कि क्या पता हमारे यहाँ बुलावा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उनके देवर जी को गुजरे कितने वर्ष हो गए थे, 25 वर्ष हो गए थे। उसके बाद से उनका कोई भी वहाँ संबंध नहीं रहा था। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। सोमा बुआ कहती हैं कि संबंध रखेगा भी कौन, यह तो किनका काम है, मर्दों का काम है, पुरुषों का काम है। और मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ, मतलब उनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा होते हुए भी वह उनके पति हैं और पति के रहते हुए भी वह बिना पति के समान है, क्योंकि उनके पति 11 महीने तो हरिद्वार में रहते हैं, बस 1 महीने के लिए ही आते हैं, तो उनसे कहाँ से संबंध और रिश्ते नाते संभलेंगे। और ऐसा बोलते हुए वे एक गहरी सांस लेती हैं। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। जिस घर में सोमा बुआ थी, उस घर की बड़ी बहू कहती हैं कि कैसे तुम्हें भूल जाएंगे बुआ, तुम तो आखिर समधिन ठहरी। देवर गुजर गए हैं तो क्या हुआ, रिश्ता तो नहीं टूटा। ऐसा दाल पीसते हुए जो घर है जहाँ पे सोमा बुआ बैठी हुई हैं, वहाँ की बड़ी बहू कहती हैं, है बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ। विधवा ननद बोली। बहू की ननद ने सोमा बुआ से कहा कि तुम्हारा नाम है बुआ, मैं लिस्ट देखकर आ गई हूँ। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? सोमा बुआ कहती है, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो। और बुआ बिना 2 पल
भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है। सोमा बुआ घर पहुँचते ही राधा भाभी के कमरे में चढ़ी और राधा से कहती है, क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे। और राधा भाभी से क्या पूछती है कि नए फैशन में मतलब कि अभी के समय में लड़की की शादी में क्या देना चाहिए। सोमा बुआ पूछती है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। कहती हैं कि समधी कैसे हैं, पैसे वाले हैं। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूँ। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। सोमा बुआ कहती हैं कि पता नहीं आजकल के ज़माने में लड़की की शादी में क्या दिया जाता है, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बताओ। राधा भाभी को पूछती है और कहती है कि समधी का मामला ठहरा और वे भी कैसे हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा और मैं हूँ पुराने ज़माने की, मुझे नहीं पता कि क्या दिया जाता है। तो वह राधा भाभी से कहती हैं कि अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं जो बना के उन्हें दे दूँ, सो कुछ बना बनाया ही खरीद कर तुम ले आना। देना चाहती हो अम्मा, जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज़। राधा भाभी ऐसा पूछती है। बुआ कहती है, मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद नहीं उड़नी चाहिए। सोमा बुआ कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, जो कुछ भी मेरे पास है उसे मैं तुम्हारे पास लाकर दे देती हूँ और तुम उन्हीं से कुछ अच्छी सी चीज़ ले आना, बस मेरी भद नहीं उड़नी चाहिए, मजाक नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखूं पहले कि रुपए कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। 7 रुपए की क्या पड़ी हुई थी, रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। जब उन्होंने संदूक में देखा, अपने संदूक को निकाला और उसमें देखा कि बस 7 रुपए है और एक छोटी सी अंगूठी है, और वह अंगूठी किसकी है, उनके मरे हुए बेटे की है। उनके मृत बेटे की एकमात्र निशानी है, जिसे उन्होंने अपने बड़े बड़े संकट में भी, बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। बड़े बड़े ऐसे संकट गुजरे जिनका सामना सोमा बुआ ने किया, लेकिन उस अंगूठी का मुंह उन्होंने नहीं त्यागा। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल से बांध ली, बक्से को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। बक्से को बंद किया और वे फिर ऊपर को चली, पर इस बार उनके मन का उत्साह क्या हो गया था, थोड़ा ठंडा पड़ गया था। क्यों ठंडा पड़ गया था? क्योंकि वह अभी क्या लेकर जा रही थी, अपने एकमात्र पुत्र की निशानी, वह अंगूठी लेकर वह जा रही थी। और उनकी पैरों की गति शिथिल हो गई थी, धीमी हो गई थी। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से, मेरे कौन कमाने वाले बैठा है। उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है। सोमा बुआ कहती है कि उनके यहाँ कोई कमाने वाला तो है नहीं, बस एक कोठरी है जिसका किराया आ जाता है, जिससे 2 समय की रोटी आ जाती है। राधा कहती है, क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है। राधा ने कहा कि आजकल मेरे भी हाथ में पैसे नहीं हैं, नहीं तो मैं ही दे देती, वरना मैं ही आपको पैसे दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो?
आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। राधा ने कहा कि पर तुम लेने देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? तुम देना ही क्यों चाहती हो? आजकल ये सब रिवाज क्या हो गया है? उठ गया है, खत्म हो गया है। तब बुआ कहती है, नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। सोमा बुआ कहने लगती है कि समधियों का मामला है और 25 वर्ष हो गए हैं, फिर भी उन्होंने मुझे बुलाना नहीं भूला, मुझे भूला नहीं है, और ऐसे में मैं उनके यहाँ खाली हाथ जाऊं तो यह अच्छा तो नहीं होगा। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। राधा ने कहा बुआ से कि तुम जाओ ही मत, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम आई या नहीं आई। और राधा ने कहा कि इससे तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी, तुमको जाना भी नहीं पड़ेगा और कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तो यह अंगूठी बेच ही दे। ऐसा कहकर उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़े मिन्नत भरे स्वर से बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना। सोमा बुआ ने कहा कि इस अंगूठी को बेचकर जो भी रुपया मिलेगा उससे जो भी सामान आएगा उसे खरीद देना, जो तुम्हें अच्छा लगे, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। बुआ कहती है कि बस थोड़ा मेरा शोभा रह जाए, मान सम्मान रह जाए, इतना ख्याल रखना और ऐसी चीज़ें लाकर मुझे देना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी। एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथों की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। अचानक गली में बुआ ने क्या सुनी? चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी और उन्होंने अपनी कलाइयों पर देखा तो उसमें मटमैली भद्दी चूड़ियाँ पहनी हुई थी। उन्होंने कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन लें। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया, कोई देख लेगा तो। सोमा बुआ कहती है कि जेवर गहने तो है नहीं तो कम से कम चूड़ी ही अच्छी पहन ली जाए। बुआ ने शर्माते हुए अपने कदमों को रोक दिया और कहने लगी, कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। 1 कलदार रुपया मतलब कि 1 रुपये सिक्के से उन्होंने क्या लिया? लाल हरी चूड़ियाँ ली और उन्होंने पहन लिया। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके फिरी। उन्हें इतना शर्म आ रहा था कि वह किसी को दिखा ही नहीं रही थी अपने हाथों को, उन चूड़ियों को। सारे दिन वह साड़ी के आंचल से ढकी रही। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। उन पैसों से जो उन्हें अंगूठी बेचकर मिली, उसने राधा भाभी ने उस अंगूठी के पैसे से क्या क्या खरीदा? एक चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा खरीदा और सोमा बुआ को दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच कर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनके समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेंगी। उनका मन पुलकित होने लगा। वह सोच कर खुश होने लगी कि ये सारी चीज़ें जब मैं अपनी समधिन को दूंगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी, पुरानी बातों को याद करेंगी और मेरी बहुत प्रशंसा करेंगी। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। जो अंगूठी उन्होंने अपने बेटे की आखिरी निशानी को जो बेची, उसे बेचने का गम वह भूल सी गई। पास वाले बनिए के यहाँ से 1 आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंग ली। पास वाले बनिए के यहाँ से 1 आने का क्या लाया? पीला रंग लाया और रात को उन्होंने अपनी साड़ी को रंग लिया। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। रात को बिस्तर में जाते ही उनके मन में क्या हो गया था? कल की बातें आ रही थी कि कल क्या होगा, कैसे होगा, यही सारी चीज़ें वे सोचती रही।
दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। 9 बजते ही उनका खाना वाना सब बन गया। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। अपनी रंगी हुई पीली साड़ी को देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर वे राधा भाभी के पास पहुंची और उनसे पूछने लगी कि तुम्हारी साड़ी में इतनी चमक रहती है पर मेरी साड़ी में ये चमक क्यों नहीं आई? मैंने भी तो रंग किया है। तुमने कलप जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। राधा भाभी कहती है कि तुमने मार नहीं लगाया है, स्टार्च नहीं लगाया है। अगर तुम लगा दोगी तो तुम्हारी साड़ी भी चमकने लगेगी। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? भाभी ने पूछा कि अभी भी समय है, अभी भी तुम मार लगा सकती हो। वैसे बुलावा कब का है? तब बुआ कहती है, अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौक़ों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जावेगा। बुआ कहती है कि नए फैशन वालों मतलब कि आज के ज़माने की बात को मत पूछो, कभी भी बुलावा आ जाता है। वैसे 5 बजे का समय है। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। राधा भाभी मन ही मन क्या हो गई? मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिया का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी जी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सन्यासी जी ने कहा था, यानी कि सोमा बुआ के पति ने कहा था कि अगर वहाँ से किसी ने बुलाने नहीं आया तो तुम बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाओगी। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या? सोमा बुआ कहती हैं कि पड़ोस में जो नंदा रहती है उसने अपनी आंखों से लिस्ट में मेरा नाम देखा है। शहरी लोगों को बुलाएंगे और मुझे नहीं बुलाएंगे? समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? 3 बजे का समय हो रहा था और बुआ बेचैन होकर छत पर इधर उधर घूम रही थी। और ऐसा घूमते हुए राधा भाभी ने देखा और आवाज़ लगाई कि तुम अभी तक गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता। बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। बुआ बहुत बेसब्र हो रही थी, उन्हें इंतज़ार नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कितना जल्दी बुलावा आए और वो वहाँ शादी में चली जाए। और इसी समय राधा भाभी पूछती है कि गई नहीं बुआ? तो वो चौंकते हुए राधा भाभी से पूछती है कि कितने बज गए? तब राधा भाभी बताती है कि 3। तब वह इधर उधर की बातें करने लगती हैं। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो ज़रा ठंडे स्वर में बोली। उन्हें ख्याल आता है कि यह तो उनके प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, उन्हें तो कुछ और उत्तर देना है। तब वे बोलती हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी। उसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी को गली में घूमता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। सोमा बुआ क्या कर रही थी? छत से गली में झांक रही थी और उनके पीछे रस्सी में उनका कलफ लगा हुआ, मार लगा हुआ साड़ी और उसमें थोड़ा सा अबरक भी छिड़का हुआ था। एक
एक प्रकार का चमकदार पदार्थ होता है जिसे कपड़ों में लगाया जाता है। इससे क्या होता है, उसमें चमक आती है। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घूमता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे अबरक चमक रहा था वैसे ही अबरक धूप में चमक रहा था, वैसे ही सोमा बुआ का चेहरा कब चमकता था, जब वह किसी व्यक्ति को गली में आता जाता देख लेती थी। उन्हें ऐसा लगता था मानो उनके यहाँ बुलावा आ रहा है और यह खुशी उनके चेहरे में दिखने लगती थी। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा कि दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। 7 बज गए थे, अंधेला हो गया था और राधा ऊपर से देखती है कि जो दीवार से सटी हुई गली है उधर की ओर मुंह किए हुए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। और वह कौन थी? राधा बुआ थी। उसका मन भर आया मतलब दुखी हो गया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। और बिना कुछ पूछे इतना ही कहा। उन्होंने कोई भी सवाल नहीं किया शादी से संबंधित, क्योंकि बुआ को बुरा लगता। इसलिए उन्होंने क्या पूछा कि बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? क्योंकि 7 बज गए हैं। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना है। राधा को जवाब देती है कि खाने का क्या है, खाना तो तुरंत बन जाएगा, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे दिल से अंगीठी जलाने बैठी। तो इस प्रकार बुआ जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से देख रही थी कि उन्हें कोई बुलाने आएगा, पर वहाँ पे कोई भी नहीं आया और उनका मन बहुत उदास हो गया। यहाँ पे उदासी का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने अपने आप को अकेला मान लिया। उन्होंने सोचा कि आज वह इतनी अकेली हो गई हैं कि उन्हें रिश्तेदार भी नहीं पूछते हैं। इससे उनका मन और ज़्यादा उदास हो गया। तो यह थी कहानी अकेली